हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। एंड फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस के कंप्लीट सेक्शन को। सबसे पहले हमने शुरुआत की है केमिस्ट्री सीरीज से। केमिस्ट्री कोर्स में ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। उन सभी के जो लिंक है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर चेक कर लेना। काफ़ी कंटेंट वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करी गई है। ओके, बात करें फ्रेंड्स चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। उसके सारे वीडियो लेक्चर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। सबके वीडियो लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, जाकर के चेक जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी कंटेंट वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर एक इस तरीके से वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाला है। ओके, बात करें फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर की, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने ये ट्रेंड स्टार्ट करा है कि हम चैप्टर के बाद विल बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन ऑल्सो। ओके, जिसमें विल बी टेकिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस क्वेश्चन बोथ। तो आज की पर्टिकुलर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन आज कवर अप करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन हम लोग अप्रॉक्स आज खत्म करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे उससे फॉरवर्ड मूव करते हुए एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ कंटेंट फॉर्म में मिल रहा है। ओके, आपको थ्योरी लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस मिल रहा है। तो सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में मिल रहा है। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो पसंद आ रही है, जाकर के आप देख सकते हो कंटेंट वाइज कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है वो यहाँ पर प्लान करी जा रही है। ओके, तो कंटेंट पसंद आता है लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु जो सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले हैं, उन सभी को आप शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज हो रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन चैप्टर 2 का। इसी तरीके से मैंने चैप्टर 1 का भी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन डिस्कस कर रखा है। उसके वीडियो लेक्चर भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हो। उन सब पे मैं बात करते रहता हूँ, लाइव आते रहता हूँ, बच्चों से बातचीत होते रहती है। आप वहाँ पर आकर के अपनी कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, बात करें फ्रेंड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटेक्स क्वेश्चंस के। इंटेक्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन का। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ठीक है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब जो है वो दिए गए हैं, एंड एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है, एंड तीसरे टेस्ट ट्यूब में एक न्यूट्रल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर सॉल्यूशन है। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे वहां पर कि ये तीनों जो अलग अलग यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स हैं, वहां पर अलग अलग कौन से जो केमिकल है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, एंड कौन सा डिस्टिल वाटर है। इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ अ रेड लिटमस पेपर। ओके, आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। ओके, द सॉल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी 1000 बारी आपको समझा रखा है कि एक्चुअली जब बेसिक सॉल्यूशंस में जब हम लोग रेड इस तरीके का लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर चेंज रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा होता है। ओके, बेसिक सॉल्यूशंस की एक क्वालिटी होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, कलर चेंज करने का काम करते हैं। ओके, एंड यही कलर चेंज आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करने वाला है, सो दैट आइडेंटिफाइंग इन ईच एंड एवरी टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो रेड लिटमस पेपर है उसे सभी टेस्ट ट्यूब्स में आपको डिप करना है, इंसर्ट करना है, एंड जिस भी सॉल्यूशन में वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हम उसको मार्क कर देंगे कि दैट टेस्ट ट्यूब इज अ बेसिक सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब। ओके, क्योंकि उसी के पास इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उसी के पास ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो एक्चुअली रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा फ्रेंड्स बेसिक सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट अब बचे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब। अब 2 टेस्ट ट्यूब में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि एक एसिडिक है या डिस्टिल्ड है? तो सबसे पहले अब जो ब्लू लिटमस पेपर आपको मिला है कलर चेंज होने के बाद, आपको टर्न बाय टर्न इन दोनों टेस्ट ट्यूब में उसको इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिप करना है, एंड आपको अगर किसी इन दोनों सॉल्यूशंस में किसी एक सॉल्यूशन में जरूर ब्लू से रेड कलर चेंज देखने को मिलेगा, एंड वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में कंप्लीट ये डिस्कशन कर रखा है कि क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को एक्चुअली उसका कलर चेंज रेड में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है, काम करता है। ओके,
तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज कि किस तरीके से इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं। मैंने स्पेसिफिक वीडियो इंडिकेटर के ऊपर बना रखी है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, काफ़ी कंटेंट वहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो तो जो सॉल्यूशन है, दो टेस्ट ट्यूब मार्क हो चुके हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन है, बेसिक सॉल्यूशन कौन है, एंड जो थर्ड हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब बचेगा दैट विल बी अ टेस्ट ट्यूब जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर वाला होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर विल बी न्यूट्रल एंड हेंस इट विल बी डिस्टिल्ड वाटर। मैंने वही अभी चीज एक्सप्लेन करी है। ओके, तो होप्स ऑफ फ्रेंड्स ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं, ये 3 पॉइंट जो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन किए गए हैं, ये फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के द्वारा आप तीनों टेस्ट ट्यूब को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ओके, कहने का मतलब यह है कि क्या मतलब ऐसा क्यों होता है कि कर्ड या सॉर सब्सटेंसेस को हम किसी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ऐसा हमें क्या मना किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका रीजन क्या है। अब अगर वीडियो लेक्चर जिस बच्चे ने अटेंड करा है फ्रेंड्स, उसके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो काफी इजी होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर ऑलरेडी दिया गया है। ओके, मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था कि कर्ड एंड जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं उनको कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, या इसे एक कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में कहें तो मेटल कंटेनर्स, बिकॉज दीज एंड अदर सॉर फूड स्टफ contain acids which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our health adversely. ओके, रीजन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजन ये होगा कि कभी भी कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस को हम किसी भी मेटल कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो मेटल है वो उनमें ऑलरेडी इन सब फूड स्टफ में जो ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, जो वीक एसिड्स पाए जाते हैं, उनके साथ रिएक्ट करने के बाद एक पॉइजनस सॉल्ट बनाने का काम करता है। ओके, एंड यही पॉइजनस मेटल कंपाउंड जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, काफी पॉइजनस होते हैं, फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं और हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ओके, दैट्स वाई हमें ये कहा जाता है, हमें ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कभी भी कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस जिसमें ऑलरेडी वीक एसिड्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट हैं, इन्हें कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ओके, तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है, आप घर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो अपने, अगर पेरेंट्स में आपको, अगर आपके मदर, आपकी फादर, अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको हर जगह सर्कुलेट कर सकते हो। ओके यार, देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने घर से इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आसमान में देखोगे आपको रेनबो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप देखोगे दूध से दही का कन्वर्जन, क्या ये सभी कहीं ना कहीं एक तरीके से केमिकल फेनोमेनन है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को अगर आप रिलेट करके अगर पढ़ना सीख गए कि हम किस तरीके से इसको अपनी जाती जिंदगी से, अपने निजी जिंदगी से किस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें 100 आउट ऑफ 100 भी मार्किंग ला सकते हो। ओके, बहुत बच्चे स्कोर करते हैं 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तरीके का एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। कहता है ये कि जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, तो वहां पर कौन सा गैस जो है वो लिबरेट होता है, किस तरीके का गैस का लिबरेशन देखने को मिलता है, और हमें ये प्रेजेंस किस तरीके से पता चलने वाला है। ओके, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होती है, बाहर निकल रही होती है जब भी एसिड और मेटल का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। ओके, इलस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा, सेटअप द एपरेटस, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटी का काम है ये। ठीक है, इसको आप कट ही कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टेक सम जिंक ग्रैन्यूल इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, 5 ml तक आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मैं ये एक्सपेरिमेंट को अगर आप छोड़ करके भी देखोगे, मैं आपको सिंपल एक्सपेरिमेंट देख करके बताता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, जिंक ले लो आप, HCl ले लो, ओके, तो ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा होगा। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ओके, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड नामक एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट कर रही होती है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन जो यहाँ पर पर्टिकुलरली हो रहा है। ओके, एंड यही आपको याद करना है, ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी वाली चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अभी जो ट्रेंड आया है, अभी जैसे लॉकडाउन में जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ था, उस टाइम पे हो सकता है कि एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को मायने दिया जा सकते हैं। ठीक है, उसको हम वेटेज दे सकते हैं, बट आपके जो मेन फोकस है वो एक्टिविटी वाला नहीं है। ठीक है, आपको मेन थ्योरेटिकल पोर्शन को ज्यादा कवर अप करना है, सो दैट आपके पास कॉन्सेप्ट रहे, है ना, आपको टॉपिक वाइज पता हो कि चीजें क्या है। आगे बात करें फ्रेंड्स, तो टेस्ट फॉर अब देखो हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अब टेस्ट कैसे कर सकते हैं।
तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, व्हेन पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू बबल्स, bring a burning candle near the soap bubble filled with gas, the soap bubble burst and hydrogen gas burns with a pop-up sound. Okay, तो यहाँ पर एक्चुअली एक एक्टिविटी, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, एंड एक्सपेरिमेंट ये है कि जब सोप सॉल्यूशन को आप किसी भी हाइड्रोजन गैस जहाँ से लिबरेट कर रही है वहाँ अगर पास में लेकर के आते हो तो वहाँ पर आपको पॉपअप साउंड एक्चुअली सुनाई देता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि जो सोप बबल हैं वो फूट रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं एंड उनके द्वारा ये पॉपअप साउंड निकल रहा है. ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो ना, उसके जो एक्चुअली जो भी लिबरेशन है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम्स पैटर्न है, जो आपका एग्जाम बोर्ड पूछना चाहता है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार एग्जाम का पार्ट बनता है ये. आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, द मेटल कंपाउंड ए मस्ट बी कैल्शियम कार्बोनेट. अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेटल कंपाउंड ए जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एफरवेसेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है. ओके, और यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही होती है वो बर्निंग कैंडल को बुझाने का काम करता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है इतनी. ओके, तो ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मेंशन करना है, जिसका एक प्रोडक्ट तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जरूर होने वाला है. ओके, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो ये है कि एज द एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में ही कि एक कैल्शियम क्लोराइड है, एंड द गैस फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर जो गैस फॉर्म किया जा रहा है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश करने में काफी कैपेबल होता है. ओके, आप जहां भी देखते होगे कि अगर आग लगी होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहां पर छिड़काव किया जाता है, ठीक है, सो दैट जो आग है वो बुझ जाती है ना. ऑक्सीजन को कहा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो आग को सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को काटने का काम करता है ना, आग को रोकने का, बुझाने का काम करता है, एक्सटिंग्विश कर देता है. ओके, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफी मेजर कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है. ओके, तो यही रीजन है इसका. आगे बात करें फ्रेंड्स रिएक्शन वाइज कैसे हो जाएगा, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से ऑलरेडी दो प्रोडक्ट्स तो आपको एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिए गए थे. ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू HCl ETC शो acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. काफी बारी मैंने फिर से वीडियो लेक्चर की बात करूंगा, वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट तरीके से, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है. यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन वाइज ले रहा हूँ, सॉल्यूशन वाइज ले रहा हूँ, तो आपको मैं बस क्वेश्चन के आंसर पैटर्न के वाइज आपको बता रहा हूँ कि क्या आंसर हो सकता है. इन सब के डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो लेक्चर जरूर चेक करना है. आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएगा कि H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि HCl या HNO3 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा होता है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो क्यों एक तरीके से वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. रीजन हो जाएगा फ्रेंड्स जबकि दूसरे जो कंपाउंड है ग्लूकोज या अल्कोहल इस तरीके का कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में. रीजन क्या हो जाएगा, H+ ions in aqueous solution are responsible for acidic character. ठीक है, तो HCl, HNO3 etc give H+ ions in water while alcohol and glucose do not give H+ ions in water. Very important line to understand and mention it. HCl या HNO3 जो है वो H+ ions है ना वाटर में एक्चुअली प्रोड्यूस करने का काम करता है, whereas अगर ग्लूकोज या अल्कोहल की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी H+ आयन का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है. ये जस्ट बिकॉज कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल ये सभी क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, नॉन पोलर एक तरीके से कंपाउंड है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पोलर जो सॉल्वेंट्स है वहाँ पर डिसॉल्व नहीं करते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, वेरस अगर HCl, HNO3 इस तरीके के और भी कंपाउंड्स की अगर बात करी जाए तो ये सभी पोलर कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं एंड यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, एंड दिस एक्चुअली इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले हैं. मैंने जब एसिडिक जो बिहेवियर समझाया था फ्रेंड्स आपको वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि HCl, HNO3 को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि एक एसिड है, जस्ट बिकॉज कि ये H+ आयन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं. ओके, तो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन. आंसर हो जाएगा कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट. ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछी जा रही है कि क्या एसिड जब उसको एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, यानी कि वाटर सॉल्यूशन में उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का काम क्यों करता है, वाई दिस हैपेंस। रीजन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब ऑलरेडी हम किसी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वहां पर जो एसिड के पार्टिकल्स हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, एंड ब्रेक करने के बाद वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर बन जाते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि वहां पर जो चार्ज आयंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करने का ना, मोबिलिटी करने का वो क्या काफी ज्यादा हेल्प करने लग जाते हैं। तो दिस इज द रीजन कि वहां पर एक्वा सॉल्यूशन में जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। दिस इज द मेन रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है वीडियो लेक्चर में ही वंस अगेन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयंस एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखो होता क्या है, कोई भी एसिड है ना, तो एसिड अपना जब जो प्रॉपर्टीज है, अपनी बिहेवियर जो है वो तभी शो कर सकता है जब वहां पर वाटर की प्रेजेंस हो। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द एसिड्स कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, जस्ट बिकॉज कि वहां पर H+ आयन का प्रोडक्शन करने के लिए देयर इज नथिंग। ओके, जब वाटर होता है तो वहां पर H+ आयन का प्रोडक्शन करने के लिए देयर इज वाटर, क्योंकि वहां पर आयंस में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ड्राई HCl है, तो ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयंस एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। सिंपल चीज है कि जो ड्राई HCl है वहां पर कोई भी वाटर प्रेजेंस नहीं है, वाटर का कंटेंट नहीं है, एंड दैट्स वाई वहां पर कोई H+ आयन का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई जो ड्राई लिटमस पेपर है उसका कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि वहां पर कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने डाइल्यूशन के बारे में फ्रेंड्स समझाया था वीडियो लेक्चर्स में, तो मैंने कंप्लीट डिस्कशन आपको बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जब वी एक्चुअली डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो दैट व्हाट इज द नेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट acid should be added to water and not water to the acid. Okay, because if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on one's face or clothes and cause acid burn. Very important explanation and very important thing to know actually, है ना, क्योंकि आप अभी है ना हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे, एंड वहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो पता होने चाहिए कि क्या क्या हम किस तरीके से स्टेप्स ले सकते हैं, क्या क्या अप्रोच हो सकती है। ओके, देखो करना क्या होता है एक्चुअली, हमेशा जो वाटर है उसमें एसिड को आपको ऐड करना होता है, ठीक है। कभी भी आपको एसिड में वाटर ऐड नहीं करना होता है, दिस इज द रॉन्ग स्टेप, ठीक है। क्या करना है, हमें पानी में क्या करना है, एसिड को मिलाना है एंड इस तरीके से आपको डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। कभी भी आपको एसिड में पानी नहीं मिलाना होता है। इसका रीजन क्या है, पहले सेकंड स्टेप की बात करूंगा, यानी कि कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, अगर मिलाएंगे तो क्या होगा वहां पर एक्चुअली देखो ये जो एक तरीके का रिएक्शन होता है इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफी ज्यादा मात्रा में हीट का यहाँ पर प्रोडक्शन, काफी ज्यादा मात्रा में हीट का यहाँ पर लिबरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ये जो हीट है वो एक तरीके से स्टीम के फॉर्म में एक्सप्लोसिवली निकल सकती है एंड आपके मुंह पे, आपके फेसेस के ऊपर, आपके माउथ पे, आपके क्लॉथ्स के ऊपर जो है एक तरीके से एसिड का अटैक हो सकता है, ठीक है। एसिड स्प्लैश कर सकती है एंड ये जो है काफी हजार्डियस हो सकता है, काफी डेंजरस हो सकता है एंड आपकी स्किन जो है वो बर्न कर सकती है, आपका फेस खराब हो सकता है एसिड के वजह से, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि डाइल्यूशन के टाइम पे ऑलवेज एंड ऑलवेज आप क्या करो, वाटर में एक्चुअली एसिड्स को ऐड करो, है ना, विद मतलब कांस्टेंट स्टायरिंग भी आपको करते रहना है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर आपका जो हीट एक्चुअली निकल रहा होता है वो एक्चुअली वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो हीट निकल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर दैट इज अ okay reaction, that is the मतलब this is the correct way in which you can dilute an acid. Okay, next question की बात करें फ्रेंड, तो how is the concentration of hydronium ion H3O+ affected when a solution of acid is diluted। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि किस तरीके से जो H3O+ है वो अफेक्ट होता है कि अगर जब भी हम लोग एसिड के डाइल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं या एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। यार देखो वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको वीडियो लेक्चर में सभी कंप्लीट डिस्कशन कर दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप मेंशन करोगे, अगर आप देखोगे, नोट्स बनाओगे प्रॉपर, नोट्स पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन जरूर कर लेना, सो दैट आपको काफी कुछ वहां से कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। बिल्कुल ये पेड जो है क्या कह सकते हैं इसको, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर जो चीज़ें हैं कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये कोई पेड कोर्सेज नहीं है, ठीक है। इसका कंटेंट जो है वो ऑलरेडी कंपाइलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है, काफ़ी अच्छी बुक से करा गया है। ओके,
क्वेश्चन आंसर की बात करें फ्रेंड, तो व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. ठीक है, अब देखो जब भी एक्चुअली एसिड को हम लोग डाइल्यूट कर रहे होते हैं ना, तो डाइल्यूट करने के टाइम पे क्या होता है कि एसिड का H3O+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा होता है. जस्ट बिकॉज कि एसिड का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, वहां पर वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है. ओके तो यही एक्चुअली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर देयर इज फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, पहले ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. डाइल्यूशन के टाइम पे द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर वॉल्यूम डिक्रीजेस. ऑलरेडी क्या एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज कर रही है ना. अब जितने एसिड है वो ऑलरेडी काफी कम मात्रा में है ज्यादा पानी में, तो वहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा होगा. ओके, एंड दिस इज द रीजन कि H3O+ का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, इसका भी सेम इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल इंक्रीज when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide, but it happens to a limited extent only, after which the concentration becomes almost constant. ठीक है, देखो होता क्या है ना कि एसिडिक प्रॉपर्टीज में, यानी कि एसिडिक अगर आप जब डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें पानी आप मिला रहे होते हैं, तो वहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन एक्चुअली घट रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है. ठीक है, बट यही जो है वो बेसिस में काफी आपको अपोजिट देखने को मिलता है. बेसिस में क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज. The concentration of hydroxide ions will increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. Okay, but it happens to a limited extent. ये ज़्यादातर इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, लिमिटेड एक्सटेंट तक इंक्रीज होता है, एंड इसके बाद जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज द रीजन जो आप समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत एसिड बेस में किस तरीके से चेंजेस है. ठीक है, डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू हैव टू सॉल्यूशन A and B. The pH of solution A is 6, pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? डायरेक्ट ऑलरेडी जब हम लोगों ने pH के बारे में डिस्कशन किया था फ्रेंड्स, अगेन वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्कशन वहाँ पर देखने को मिलेगा कि pH किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, pH स्केलिंग क्या होती है, किस तरीके से उसका डिस्कवर हुआ था, हमारे जो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है या आइडेंटिफिकेशन है उसमें किस तरीके से रोल प्ले करता है एक pH स्केल. pH value of less than 7 indicates an acidic solution while greater than 7 indicates a basic solution. Very important thing to learn कि एक्चुअली जो न्यूट्रल सॉल्यूशन को जो pH वैल्यू मेंशन करी गई है दैट इज 7, एंड 7 से कम है ना, 0 से लेकर के 14 तक का ये जो pH स्केल है इसमें 7 से कम, ठीक है, जो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये जो भी pH वैल्यूज वाले सब्सटेंसेस होंगे ये सभी एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले होंगे. आगे बात करें फ्रेंड तो 7 से आगे यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे जो pH वैल्यूज वाले सब्सटेंसेस होंगे ये सभी बेसेस होंगे, है ना. स्लाइटली अल्कलाइन से लेकर के हाईली अल्कलाइन तक के ये पूरा जो एक तरीके से रेंज है वो वेरी करता है. एसिडिक में भी इसी तरीके से स्लाइटली एसिडिक से लेकर के स्ट्रांगली एसिडिक तक के ये रेंजेस जो हैं वो वेरी करते हैं. ठीक है, सिंस सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक. अब देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या चीज मेंशन करी गई है, आपको डायरेक्ट ये पता चल जा रहा होगा कि जो pH है सॉल्यूशन ए का दैट इज 6, यानी कि कोई स्लाइटली एसिडिक है ना, एसिडिक प्रॉपर्टीज वाला है. बी जो है वो 8 है ना, तो स्लाइटली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है. तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंसेस होंगे उनके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. ठीक है, और यही यहाँ पर एक्चुअली करेक्ट आंसर भी होने वाला है. सिंस सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक. सिंपल सी चीज है, pH वैल्यू से आप डायरेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट इफेक्ट्स डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. कि अब देखो होता क्या है कि H+ आयन का किस तरीके का नेचर एक्चुअली सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इंपैक्ट होता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन ये है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. मैंने अभी यही चीज आपको एक्सप्लेन करी है कि किसी भी एसिड में जितना ज्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. ठीक है, वही उतना ज्यादा हायर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा. ठीक है, अगर बात करें HCl की, H2SO4 की, तो इसकी हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, वेर अगर दूसरे एसिड्स की बात करें जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो इनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो एक प्रोडक्शन है वो बहुत कम है. कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूल्स में से 4 ही मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड करके हाइड्रोजन आयन का जो प्रोडक्शन है वो कर पाते हैं एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल में. वेरस अगर HCl का एग्जाम्पल है या सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दे तो यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन आपको देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ aqueous आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक. ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, अगर ऐसा होता है तो इनको बेसिक क्यों कहा जाता है। ओके, बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस बट दीज आर फार लेस इन नंबर देन OH- आयंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। अब देखो होता क्या है कि ऑलरेडी बेसिक सॉल्यूशंस में भी H+ आयन का कंसंट्रेशन एक्चुअली प्रेजेंट होता है, बट उनकी जो अमाउंट होती है वो नेग्लिजिबल के बराबर होती है, स्लाइटली कम, बहुत कम होती है, ठीक है। एंड OH- की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक, ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल ज़मीन आसमान का हो जाता है, ठीक है। OH- का कंसंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरस H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। दैट्स वाई वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलरली इस तरीके का सॉल्यूशन है, हम इनको बेसिक सॉल्यूशंस कहते हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज वाले सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो यार, काफी एक एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में एक फार्मर जो है वो अपने फील्ड में क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम या चॉक का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। वो आपको बताना है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। देखो, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, ठीक है, अगर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है ना, उसका जो एसिड, एक तरीके का हर एक सॉइल का एक एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, एसिडिक वैल्यू होती है ना, एक पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि जब उसकी फर्टिलिटीज अच्छी होगी ना, पीएच वैल्यू एक नॉर्मल होगा, एवरेज होगा, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उस पर ऑलरेडी कोई क्रॉपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक हैविंग लो पीएच देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम या चॉक। अब देखो ऑलरेडी अगर पर्टिकुलरली किसी भी सॉइल का जो पीएच वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है, स्ट्रांगली एसिडिक प्रॉपर्टीज वाला है, तो वहाँ पर उसका पीएच लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड इस कंडीशन में उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि ऑलरेडी पीएच वैल्यू को, पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, है ना, एक एवरेज लाने के लिए हम लोग क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम या चॉक का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट उसके बाद इनके रिएक्शंस के बाद आपको स्पेसिफिकली एक पीएच, एवरेज पीएच लेवल देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हो जाएगा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, ठीक है। काफी एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेक्चर डिस्कशन किया है, ठीक है, कि एक्चुअली CaCl2 का क्या हो जाएगा, नाम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है एक तरीके से। तो इसका जो कॉमन नेम है वो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है जब ऑलरेडी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, जब हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमें ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो रिएक्शन में आपको डायरेक्टली मेंशन किया गया था कि जो स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है क्लोरीन के साथ, एंड उसके बाद आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ओके, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑब्वियसली हम लोग यूज करते हैं हार्ड वाटर को, है ना, सॉफ्टनिंग करने के लिए। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये सब ऑलरेडी वन वर्ड आंसर्ड है, तो ऑलरेडी आपको मेंशन भी इस तरीके से ही करना है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं इंटेक्स क्वेश्चन के, जो कि ऑलरेडी क्लास 10th के, है ना, चैप्टर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन है, इन बिटवीन क्वेश्चन है, उसके 17 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस के बारे में भी। अगर इनमें से कुछ रह गए होंगे इंटेक्स तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ओके, कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार आपको लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो 10th के हैं, 11th के हैं, वटेवर जिस भी क्लास के, अगर उनको साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से बेसिक क्लियर करना है, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे यूनाइटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू।